मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी विभाग की ओर से टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि आखिर आधुनिकता किसे कहते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल आते रहता है कि आखिर आधुनिक किसे कहेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबसे पूछता हूँ कि आप लोग बताएं कि क्या आप सबकी दादी नानी या मेरी दादी नानी आधुनिक थी। लगभग लोगों का उत्तर आता है कि नहीं, आधुनिक नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि आधुनिकता की पहचान इससे नहीं होता कि कौन पुराना है कौन नया है। आधुनिकता की पहचान होती है कि सही गलत का फैसला करना जो जानता है और जो गलत के समाधान हेतु उचित कदम उठा सकता है, सही विकल्प ढूंढ सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। इसमें चाहे हमारी दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। और जो इनसे परे है, मतलब इससे हट कर है, उसे हम आधुनिक नहीं कह सकते। आधुनिक से वो बाहर होता है। 3 बातों से मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, केवल 3 बातें। नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो पहला क्या है, आधुनिकता की पहचान। आधुनिकता की पहचान है कि समस्या के ठीक ठीक चुनाव करना कि आखिर समस्या है क्या, समाज में, परिवार में, देश में या विश्व लेवल पे क्या परेशानी है, क्या ऐसी समस्या है जिसका कि समाधान आवश्यक है। और यदि समस्या ढूंढ ली है तो नंबर 2 पे चलते हैं कि उस समस्या का उचित विकल्प क्या है। पहली बात में हम लोगों ने देखा कि समस्या क्या है, दूसरे कि उसका उचित विकल्प क्या है। समस्या का उचित विकल्प आखिर हो क्या सकता है। तो विकल्प मतलब कि उसके विकल्पहीन तो दुनिया है नहीं, हर किसी चीज़ का विकल्प है। आप देखेंगे रोटी नहीं है, जहाँ गेहूँ नहीं है वहाँ चावल है, यानी वहाँ रोटी के जगह चावल का विकल्प है। जहाँ आप देखेंगे कि चावल है वहाँ गेहूँ नहीं है, यानी रोटी का विकल्प नहीं है। लेकिन विकल्प कुछ न कुछ है। जहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घंटी नहीं है तो समय का निर्धारण कैसे करेंगे। तो समय का निर्धारण ये ध्वनि देकर कि आपका समय पूरा हो गया। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया में, इस संसार में विकल्प है। तो हम देखेंगे कि समस्या का उचित विकल्प क्या है, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। विकल्प का चुनाव जो कर लेता है वो आधुनिक व्यक्ति है। नंबर 3 पर आप देखेंगे कि उस विकल्प के लिए, उस विकल्प को अपने अंदर एडॉप्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसका विकास हेतु देखेंगे कि जो हमारी हिम्मत और साहस है, उस विकल्प के प्रति जो हिम्मत और साहस जुटाया जाए, आगे बढ़ने की जो कला है उसके लिए, जैसे आंदोलन करने की कला। हम आएंगे गांधी कबीर से, हम इस बात को डिफाइन करेंगे। तो जो हिम्मत है, जो साहस है इस बात के लिए, वही व्यक्ति जिसके अंदर ये हिम्मत और साहस है वो आधुनिक है। इन 3 बातों से व्यक्ति आधुनिक है, ये प्रमाण मिलता है। यदि इन 3 बातों में एक का भी अभाव किसी में है तो वो आधुनिक पैटर्न से बाहर पाया जाता है, यानी कहा जा सकता है कि वो आधुनिकता के सीमा से परे है, वो उस सीमा से बाहर चला जाता है। अब आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाना चाहते हैं कि आप देखिए भक्ति काल, जो आज के कई वर्ष पहले की बात है, लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है, जब कबीर यहाँ पर थे। कबीर को देखिए तो क्या कबीर आधुनिक नहीं थे। आप उदाहरण पर समझिए कि कबीर ने पहला विकल्प लिया, 3 विकल्पों में पहला विकल्प कबीर ने ढूंढ लिया कि इस पूरे भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी समस्या है जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, संस्था समूह और कई ऐसे समुदाय में लोग बटे हुए हैं, कई वर्ग हैं, वर्ण हैं, सभी भेदभाव से ग्रस्त हैं। ये समस्या का चुनाव कबीर कर लिए, इसका मतलब कि कबीर आधुनिक हैं। नंबर 2 कि आप देखेंगे कि कबीर ने इसका चुनाव किया कि ये समस्या है, इसीलिए देश गुलाम है, मुगलों के हाथ में है, मुगलों के शासन में है, तो इसका समाधान क्या है। तो उन्होंने देखा कि इसका समाधान यानी सेकंड पोजीशन, इसका विकल्प क्या है। तो उन्होंने विकल्प में ढूंढा कि इसका विकल्प है कि हम कोई कदम उठाएं और वो कदम उचित दिशा में हो।
और उचित दिशा क्या हुआ? तो उचित दिशा में आप देखेंगे कि सेकंड पर उन्होंने कहा कि विकल्प है कि पहले हम सत्संग के आयोजन करें, सत्संग का आयोजन हो जिसमें छोटी से छोटी, बड़े से बड़े जाति को, अमीर और गरीब को, सभी संप्रदाय को, सभी संस्थाओं को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, वर्ग को, वर्ण को, सबको एकजुट कर दें, एक मैदान पे लाके बैठा दें, और यही सबसे बड़ा काम होगा। तभी यह देश मजबूत हो सकता है, तभी यह देश आगे बढ़ सकता है। स्त्री पुरुष सबको एक किया, सत्संग के माध्यम से सबको एक जगह इकट्ठा करने का काम कबीर करते हैं। और तब ये विकल्प जब उन्होंने लिया तो तीसरा नंबर, इस विकल्प को लेकर देश के लिए, समाज के लिए, उस आसपास के क्षेत्र के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसका कदम उठाने में उन्होंने हिम्मत दिखाई। कैसे हिम्मत दिखाई? तो आप देखिए, सिकंदर के द्वारा उन्हें हाथी के पाँव के नीचे डाल दिया गया, फिर भी वो डरे नहीं। गंगा में राजा उठाकर डालवा दिया। कहा कि आप पूरी तरह से राज्य से विद्रोह करते हैं, इसलिए आपको जीने का कोई हक नहीं है। आप देखिए कि उनको समस्याओं से घिरे रहना पड़ गया, और इतना ही नहीं, मुस्लिम भी उनके निंदक हुए और हिंदू भी हुए। मैं इस पर बात करूंगा कि कबीर सामाजिक व्यक्ति हुए या नहीं, इस पर हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे, तब ये और अच्छे से समझ आ जाएगा कि तीसरे विकल्प में उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ गया, किन समस्याओं से वो घिर गए, क्या उनको नुकसान उठाना पड़ा। ये हम अगले क्लास में, अगली बार जब बातचीत करेंगे तो उस पर लाएंगे। लेकिन उन्होंने इसकी हिम्मत जुटाई और इसके लिए फिर उन्होंने कार्रवाई की, और कार्रवाई में उन्होंने तय किया कि सत्संग से केवल देश आज़ाद नहीं होगा, सत्संग से केवल जाति प्रथा से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, धर्म से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए हमें टकराना होगा। इन जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो जाति के ठेकेदार हैं, इन सबसे टकराना होगा, और उस टकराहट के लिए कबीर हिम्मत जुटाते हैं। आप गांधी को देख लीजिए, तो गांधी ने भी यही की। इस देश में जब गांधी 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने देखा कि ये देश पूरी तरह से ओवरऑल गुलाम है, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, और ऐसी जकड़न है कि जिसको आप छुड़ा नहीं सकते, पूरी तरह से कब्जे में, अंग्रेज के कब्जे में है, इसको छुड़ाना मुश्किल था। गांधी ने इस समस्या को पहले ढूंढ लिया कि समस्या है कि यह देश गुलाम है, इसलिए ये देश गरीबी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी में है। लाखों के लाखों लोग हाइजा, कॉलरा, डायरिया तो वगैरह वगैरह से मौत के मुंह में सो जा रहे हैं। गरीबी इतनी है कि भूख से लोग तड़प रहे हैं, एक दूसरे को खाने के लिए परेशान हैं, मजबूर हैं। खेती और किसानी में बहुत ही लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। गांधी ने ये तय किया कि इस देश को आज़ाद होना होगा, पहला विकल्प। दूसरा उन्होंने लिया कि इस आज़ादी के लिए विकल्प क्या है, तो विकल्प है कि दोनों संप्रदाय, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जितने हैं, सबको एक करना होगा। आप देख लीजिए कि गांधी ने इसीलिए हिंदू और मुसलमान को एक करने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि उनके यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सबको उन्होंने सेवा भाव से, उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, पूरे भारत में राम राज्य आना चाहिए। उस राम राज्य जिसकी कल्पना तुलसी किया करते थे अपने साहित्य में, गांधी ने उसी राम राज्य की कल्पना की। यानी विकल्प ढूंढा उन्होंने कि राम राज्य, यानी राजा ऐसा होना चाहिए जो राम की तरह हो, ये विकल्प। और इस विकल्प के लिए उन्होंने क्या चुनाव किया, तो थर्ड नंबर पे उन्होंने हिम्मत दिखाई। किसके लिए? तो उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह। उन्होंने सबको इकट्ठा करके पूरे देश को एकजुट किया, और एकजुट करके एक शांतिपूर्ण सद्भाव से और अपनी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करना होगा, अंग्रेजों को यहाँ से वापस जाना होगा, वरना यह देश गुलामी की जंजीर में इसी समस्याओं से घिरता रह जाएगा, और फिर इस देश के नागरिक यूं ही पशुओं की भांति, यूं ही चींटियों की भांति कुचले जाएंगे और मारे जाएंगे। इन विकल्पों पर गांधी आधुनिक थे, और आज के ज़माने तक भी लोग तभी आधुनिक हैं जब निश्चित रूप से हम निष्कर्ष तक कह सकते हैं कि इन तीनों विकल्प को जो समझता है, इस समस्या क्या है, उस समस्या का विकल्प क्या हो सकता है, उस विकल्प के लिए हिम्मत कौन सी जुटानी है, अगर ठीक ठीक इन तीनों चीज़ों का चुनाव कर सकता है, तीनों चुनाव पर वो खरा उतरता है, तो वह व्यक्ति, वह इंसान निश्चित रूप से आधुनिक है। आप देखेंगे गांधी ने कहा था कि केवल पुरुष नहीं, स्त्रियों को भी आगे आना होगा, तभी यह देश आज़ाद होगा। उन्होंने कहा था केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम को भी आना होगा, तभी यह देश आज़ाद होगा।
उन्होंने कहा कि केवल जातियों में कुछ जाति नहीं, सबको एक होना होगा। पूरा देश जब एक होकर एक शक्ति से, एक बड़े शासन से, अंग्रेज की एक बहुत बड़े पावर से टकराना होगा। उस टकराहट में नुकसान भी होंगे, कई तरह की परेशानियां भी आएगी, लेकिन ओवरऑल अंत तक सफलता मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं हिम्मत वालों को ईश्वर भी साथ देते हैं और वो सफल होते हैं। इसीलिए आधुनिक की ये 3 पहचान हमें, ये मेरे विचार से ये 3 पहचान बनाकर रखना चाहिए, और तभी वह व्यक्ति आधुनिक है। यह पहचान अगर हमारे दादी नानी या दादा नाना में है तो वो भी आधुनिक है। अब मेरे बस की अगर नहीं है इन तीनों के विकल्प को पहचानना, तलाशना, तो हम आधुनिक नहीं हैं। आज की क्लास में इस बातचीत तक सीमित किया जाए। अगली क्लास में हम कबीर पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।